शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने कत्यूरी राजवंश पढ़ा था और उसके कुछ जो मुख्य पद हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे शॉलकिक छूट गया था। शॉलकिक का मतलब था कि मुख्य कर अधिकारी, मुख्य कर अधिकारी था ये, ठीक है। और एक छोटा था तर्पणिक। तर्पणिक मतलब नदी घाट कर, नदी घाट पर लगने वाला कर। एक था विविध कर। विविध कर था चरगाह टैक्स, चरगाहों पर लगने वाला टैक्स। एक था वेस्टिकर। ये भी आप देख लेना वेस्टिकर क्या था। एक प्रकार का बेगार कर था, ये बेगार कर था। बाकी और भी हैं, जैसे कि प्रमातार हो गया। प्रमातार था भूमि मापन अधिकारी, भूमि मापन ऑफिसर। कटुकाध्यक्ष हो गए, जैसे हाथी सेना का कमांडर। अब ये हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे फिर क्या, आज हम पढ़ेंगे अब हम इसी गहनता के साथ अगले विशाल विषय कुमाऊं का चंद राजवंश की स्थापना, राजा सोमचंद का आगमन, थोड़ चंद विवाद, उनकी प्रशासनिक चार चौथानी व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभिक रूप पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चंद राजवंश कहाँ? कुमाऊं। और इसमें पढ़ेंगे कि चंदों का इतिहास, उनकी अनोखी प्रशासनिक व्यवस्था, उनके अनोखे टैक्स जैसे 36 रकम 32 कलम, और उनके किलों से UKSSC और UKPSC ने पिछले 10 वर्षों में कम से कम 25 से अधिक बार प्रश्न पूछे हैं। जब कत्यूरी, आप पढ़ते हैं, जब कत्यूरी जो राजवंश था कमज़ोर होकर बिखर गया, क्योंकि वहाँ पे जो शासक थे वो कमज़ोर थे, उतने मतलब योग्य नहीं थे, तो धीरे धीरे सामंतों का वहाँ पे सामंत कम यानी मजबूत होते गए, तो वो यानी कमज़ोर होते गए। कत्यूरी राजवंश कमज़ोर होकर बिखर गया, तो कुमाऊं के चंपावत क्षेत्र में एक नया राजवंश की नींव पड़ी, जिसे कहते हैं चंद राजवंश। कहाँ पड़ा ये? चंपावत में। कहाँ? चंपावत में। और इसका संस्थापक था सोमचंद। कौन? सोमचंद। लेकिन चंदवंश की स्थापना को लेकर इतिहासकारों में एक बहुत बड़ा विवाद है, जिसे परीक्षा अक्सर कूट वाले प्रश्नों में इस्तेमाल करता है। यहाँ दो मुख्य मत हैं, चंदवंश है नहीं। विवाद क्यों है? एटकिंसन कहते हैं, एटकिंसन बोलते हैं कि प्लस बद्रीदत्त पांडे। ये दोनों बोलते हैं कि कौन है? सोमचंद है। और इसके अनुसार सोमचंद ने 700 ईस्वी में 700 ईस्वी में चंदवंश की स्थापना की। सोमचंद इलाहाबाद के पास झूसी का रहने वाला एक चंदवंशी राजपूत था, जो बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था, ये मान्यता है। और कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी का विवाह सोमचंद से कराया और दहेज में चंपावत की सुई का किला यानी राजभंग का किला दान में दे दिया। सोमचंद ने यहीं अपनी राजधानी बनाई। और कोई मानते हैं कि थोहरचंद है, कोई मानते हैं कि थोहरचंद है। और इसमें कौन कौन है?
फ्रांसिस हैमिल्टन हैमिल्टन प्लस फ्रेजर, ये दोनों का क्या मत है कि ये मानते हैं कि चंद्रवंश का जो संस्थापक था थोहर चंद ही था और इसने 1261 ईस्वी में इसकी स्थापना करी, और जो हर्षदेव जोशी है उसका विवरण भी इसका समर्थन करते हैं। तो परीक्षा के लिए समाधान क्या है? जो एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे सोमचंद को मानते हैं, थोरचंद को मानते हैं, फ्रांसिस हैमिल्टन एंड फ्रेजर्स। तो यदि एग्जाम में दोनों नाम आए तो सोमचंद को ही प्राथमिक उत्तर मानना है परीक्षा के अनुसार से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोमचंद को ही मारना, ठीक है, क्योंकि कुमाऊं की वंशावली में सोमचंद को आदि पुरुष माना जाता है। अब राजा सोमचंद का प्रारंभिक प्रशासन कैसा था? सोमचंद केवल एक विजेता नहीं था, वो एक बेहतरीन रणनीतिकार था। उसने आधे ही कुमाऊं में एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था तैयार की जिसने चंद्रवंश को सदियों तक जिंदा रखा। सबसे पहले था उसका क्या बनाया इसने, जो चंद्रवंश था, राजभुंगे का किला और 4 आल। सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा का किला बनाया। इस किले की सुरक्षा और प्रशासन को संभालने के लिए उसने 4 जातियों के लोगों को नियुक्त किया, जिन्हें स्थानीय भाषा में 4 आल कहते हैं। इसकी सुरक्षा हेतु 4 आल, कौन थे वो 4 आल? वो थे कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, ठीक है। अब ये तो हो गया 4 आल। अब होता है थोकदार, सयाना, बूढ़ा व्यवस्था क्या थी? सोमचंद ने गांव में टैक्स वसूलने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त कर दिया, जिसमें बूढ़ा सयाना क्या है? बूढ़ा और सयाना क्या थे? प्रशासनिक व राजस्व अधिकारी। कहाँ? गांव में, जो किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता था। और थोकदार होते थे कई गांवों के ऊपर, यानी कई गांवों के ऊपर बड़ा अधिकारी, जिसे थोकदार कहा जाता, ये सयानों के काम की निगरानी करता था। और इनका था पंचायती राज, इन्होंने बनाया। इसमें क्या हो गया, सोमचंद ने कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी, ठीक है। उसने गांव में पंचों की नियुक्ति करी गांव में, और न्याय प्रणाली को स्थानीय स्तर पर सुदृढ़ किया, प्लस न्याय व्यवस्था को स्थानीय स्तर पर मजबूत किया। ये हो गया चंद्रवंश का, थोड़ा बहुत हमने पढ़ दिया। और इसको अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ें तो इस टाइम पे भारत में चल रहा था राजपूत काल और सामंतवाद। जब सोमचंद इलाहाबाद यानी झांसी से उत्तराखंड आ रहा था, ठीक उसी समय उत्तर भारत में पूर्व मध्यकाल चल रहा था, जिसे भारतीय इतिहास में राजपूत काल कहा जाता है। भारत के अन्य राजपूत राजाओं जैसे चौहान, चंदेल, प्रतिहार की तरह ही सोमचंद भी सामंतवादी व्यवस्था को अपनाया। 4 आल और थोकदार जैसी प्रणाली भारत के सामंतों और जागीरदारों के बिल्कुल समतुल्य थी, कि वो वहीं से आया था। अब परीक्षा क्या पूछता है? राजबुंगा किला, 4 आल, थोरचंद विवाद से पहले बीपीडीओ समीक्षा अधिकारी और
RO, ARO और कई सहायक एग्जाम में 8 से अधिक बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और सबसे आम प्रश्न था कि जो राजभुंगा का किला है वो किसने बनाया था? उसका उत्तर है सोमचंद। और 2026 के इस अगर परीक्षक नया पैटर्न बनाता है तो वो ये क्वेश्चन रहेगा कि कुमाऊं के चंद राजवंश के संस्थापक सोमचंद की प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे ऑप्शन हो सकते हैं कि सोमचंद ने चंपावत में राजभुंगा किले का निर्माण करवाया तथा इसकी सुरक्षा हेतु चाराल, कारगी, बोड़ा, तड़ागी चौधरी की नियुक्ति की। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि सोमचंद मूल रूप से दक्षिण भारत के काकतीय वंश का एक राजकुमार था जो बद्रीनाथ यात्रा पर आया था। तीसरा हो सकता है कि उसने ग्रामीण स्तर पर राजस्व संग्रहण और न्याय व्यवस्था को सुचारू करने के लिए बूढ़ा और सयाना नामक पदों का सृजन किया। तो इस तरीके से पूछ सकता है। और परीक्षणिक कथन जो 2 है, क्या है? सोमचंद मूल रूप से दक्षिण भारत काकतीय वंश का राजकुमार था और बद्रीनाथ के उत्पाद। परीक्षणिक कथन 2 में इलाहाबाद के झांसी की जगह दक्षिण भारत का काकतीय वंश लिखकर जाल बुना था। गहरे कॉन्सेप्ट वाला छात्र तुरंत इस झूठ को पकड़ सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है, तो इसलिए डीप पढ़ना बहुत ज़रूरी है और जो चीज़ आ सकती है वो पढ़नी ज़रूरी है। कम पढ़ो पर सही पढ़ो। अब इनकी कुछ प्रारंभिक प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं। जैसे सोमचंद के बाद के शुरुआती राजाओं जैसे आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद के समय जो प्रशासनिक पद और व्यवस्थाएं विकसित हुई उनकी पूरी लिस्ट बिना छोड़े आगे मत बढ़िएगा। ठीक है, प्रशासनिक पद में आता था प्रशासनिक इनके प्रशासनिक पद में आता था दीवान या अमात्य। दीवान या अमात्य। अभी होता क्या था, राजा के बाद राजा का सबसे बड़ा मंत्री, यानी राजा का सबसे बड़ा मंत्री कौन हुआ करता था? दीवान या अमात्य, जो प्रशासनिक और वित्तीय मामलों का प्रधान था। प्रशासनिक प्लस वित्तीय मंत्री, ये बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फिर दूसरा होता था बख्शी। बख्शी होता क्या? ये सेना का मुख्य अधिकारी होता था, सेना का प्रमुख अधिकारी। ये क्या करता था कि सेना की भर्ती करनी या उनका वेतन या सामान का हिसाब रखना। ठीक है, और तीसरा था धर्माधिकारी। धर्माधिकारी क्या था? धार्मिक मामलों, त्योहारों और न्याय प्रणाली में शास्त्रों के अनुसार सलाह देने वाला मुख्य राजगुरु। ठीक है, और चौथा था प्रहरी। प्रहरी तो आप सभी जानते हैं कि राजा के महल और मुख्य कोषागार, यानी मुख्य कोषागार की सुरक्षा हेतु। और ये कुछ क्या हैं? प्रशासनिक पद हैं। अब इनकी प्रारंभिक कर क्या थे? प्रारंभिक कर ये भी क्या थे? स्टार्टिंग में था ये, स्टार्टिंग। इनके प्रारंभिक यानी जब शुरू हुआ था चंद्रकाल, तो उस टाइम पे जो टैक्स थे तो वो थे चंद्रकाल में। आगे चल के 36 एकम 32 कलम नाम से 68 प्रकार के टैक्स हो गए थे। उसे हम आगे की क्लास में पूरा विस्तृत पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआती दौर के मुख्य कर थे जैसे सिरती कर था। यह केवल नगद रूप में लिया जाने वाला क्या था? नकद कर था। नकद रूप में लिया जाने वाला भूमि कर था। नकद भूमि कर, जो मुख्य रूप से भूटिया व्यापारियों और तराई के किसानों पर लगाया जाता था। किस पे लगता था? भूटिया व्यापारियों प्लस किस पे? तराई के किसानों पर।
तराई के किसानों पर अप्लाई होता था। ठीक है। दूसरा है जूलिया। जूलिया या सांगाकर। अभी क्या होता था, नदियों पर बने अस्थायी पुलों का, यानी अस्थायी पुल तो नहीं थे लेकिन नदी पार करने वाले झूले को दिया टैक्स। ठीक है, जिसे बोलते हैं कि पारगमन शुल्क, पारगमन शुल्क। ठीक है, ट्रांजिट शुल्क जिसे बोलते हैं। अब तीसरा आता है इसमें कौन सा, बेकर शुल्क। बेकर शुल्क क्या था, बेकर शुल्क में आता है अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर, यानी अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर। जब किसान नकद नहीं दे पाता था, जब किसान के पास नकद न हो तो वह अनाज के रूप में बेकर कर देता था। वैसे भूमि पर लगने वाला टैक्स तो वही था। अब इसे भारत की दृष्टि में पढ़ें तो उस टाइम पे भारत में क्या चल रहा था, उस टाइम पे चल रहा था दिल्ली सल्तनत का बख्शी दीवान पद। जब चंद राजा कुमाऊं में अपनी व्यवस्था मजबूत कर रहे थे तब दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का दौर शुरू हो रहा था। दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग के प्रमुख को आरिज़ ममालिक कहा जाता था, जिसे बाद में मुगलों के समय मीर बख्शी कहा गया। चंदों का बख्शी पद इसी राष्ट्रीय प्रशासनिक व्यवस्था से प्रेरित है। समझ में आई बात। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा, चंद शासन काल की प्रारंभिक आर्थिक नीति के अंतर्गत होने वाले करों जैसे को सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 में देगा वो कर, जैसे सिरती, शुद्ध रूप से नकद लिया जाने वाला कर, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमि कर, बेकर, इस तरीके से वो दे सकता है। जैसे सिरती कर कहीं झूलों पे तो नहीं, नदियों पुल पे कौन सा कर लगता था, नदी में कौन सा लगता था, सब कुछ इस तरीके से पूछ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। जैसे इसका संस्थापक था सोमचंद। सोमचंद का मूल निवासा झूसी, इलाहाबाद, प्रयागराज में। इसने राजबुंगा किला यानी चंपावत में सोमचंद द्वारा निर्मित 4 आल थे, कारकी, बोरा, तड़ागी, चौधरी किले के रक्षक थे। राजस्व अधिकारी थे, जैसे बोरा से आना ग्रामीण स्तर पर, और ठेकेदार था क्षेत्रीय स्तर पर। सिरती कर था नगद भूमि कर, जूलिया कर था नदी पुल पार करने का, बेकर कर था अनाज कर। तो हमारा चंद राजवंश का पहला बुनियादी और प्रशासनिक अध्याय यहाँ पूरी गहराई के साथ संपन्न होता है। हमने राजाओं के विवाद से लेकर उनके पुलों पर लगने वाले टैक्स तक सब कुछ कवर कर लिया। इसके बाद चंद वंश में रेशम का कारखाना लगाने वाले राजा इंद्रचंद आता है और फिर भारतीय चंद का दौर आता है, जिसे डोटी नेपाल के राजाओं से 12 वर्ष तक युद्ध लड़ा। तो हम आगे दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, इससे आगे। थैंक यू।